स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा रहेगा हाइपरमेसिस ग्रेविडम। आज हम इसी में डिस्कस करेंगे जो कि मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजी से लिया गया है। तो हम इसमें देखेंगे कि हाइपरमेसिस ग्रेविडम होता क्या है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या इसके सिम्टम होते हैं यानी कि जो इसके लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, और इससे होने वाली जटिलताएं यानी कि क्या परेशानियाँ होती हैं मदर को प्रेगनेंसी में, और इसका मैनेजमेंट यानी कि इसका रोकथाम कैसे की जाएगी। तो ये प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो नॉर्मल जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी, मेडिकल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे डेफिनेशन, इसी की डेफिनेशन देखते हैं पहले। हाइपरमेसिस ग्रेविडम होता क्या है। एक्सेसिव नोजिया एंड वॉमिटिंग है। देखिए इसका हिंदी में भी नोट्स दिए हैं, जो जैसे कि बच्चों की डिमांड थी, तो वो दोनों में से देख सकते हैं। ठीक है, जो इजी लगे वो उसमें से पढ़ सकते हैं, हालांकि टर्मिनोलॉजी तो इंग्लिश में ही लिखनी पड़ेगी। ठीक, तो डेफिनेशन में क्या है कि एक्सेसिव नोजिया एंड वॉमिटिंग यानी कि बहुत ज़्यादा उल्टी होना, जी मचलाना जबकि प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, बच्चा कंसीव करती है मदर, तो उसको क्या होने लगता है, बहुत ज़्यादा जी मचलाता है, वॉमिटिंग होती है, और उससे क्या होता है, उसकी हेल्थ में मदर की सीरियस इफ़ेक्ट होने लगते हैं, यानी कि कुछ जो लक्षण होते हैं वो सीरियस होने लगते हैं, और वो जो अपने डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती है उसकी, उसमें भी वो इनकेपेबल होती है, यानी कि वो उनको भी करने में एबल नहीं हो पाती, सक्षम नहीं रहती। ठीक है, क्योंकि जो एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है मदर को, वो क्या कर देती है, मदर को डिहाइड्रेट कर देती है, यानी कि उसकी बॉडी से फ्लूइड कम हो जाएगा, और उसका मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा एसिड हो जाएगा उसकी बॉडी में। अल्कलोसिस हो जाएगा, यानी कि जो एक्सेसिव जो अल्कलाई हो जाएगा, या फिर एक्सेसिव बेस हो जाएगा इन बॉडी में। ठीक है, यानी कि पीएच का लेवल भी उसका इरेगुलर हो जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, जो कि कैल्शियम वगैरह जो हमारी बॉडी के लिए नीडफुल इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, आयरन का ये जो कैल्शियम होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये सब लॉस हो जाएंगे। सोडियम क्लोराइड है ना, और कैल्शियम, ये सब कम हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा कुल मिला के, और जो वेट होता है वो भी लॉस हो जाता है। तो इसके कारण क्या होते हैं, एग्जैक्ट कॉज तो इसका मालूम नहीं है, लेकिन अभी मतलब बहुत से केसेस में जो केस हैं इस वाले प्रॉब्लम के, तो कुछ केसेस में तो कुछ पता नहीं चल पाता कि वो कारण क्या है, लेकिन कुछ फैक्टर हैं जो कि माने जाते हैं कि इनके वजह से ये हाइपरमेसिस ग्रेविडम होता है। तो इसमें होते हैं हाई लेवल ऑफ एससीजी हो जाएगा, और ये एससीजी का लेवल क्यों बढ़ता है, जब ट्विंस प्रेगनेंसी होती है तब होगा, या फिर हाइडेटी फॉल मोम होता है, या हाइडेटी फॉर्म मोल्स होते हैं, यानी कि ट्विंस प्रेगनेंसी तो सबको पता है, जब एक से ज़्यादा प्रेग्नेंट बच्चे जो मदर कंसीव करती है बेबी, तो होते हैं ना, उसी को बोलते हैं ट्विंस प्रेगनेंसी। और हाइडेटेड फॉर्म मोल का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा जो मास हो जाता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ हो जाती है जो, उसी को बोलते हैं, जिससे कि कन्फ्यूज़न होता है कि वो नॉर्मल उसके जो सिम्टम होते हैं वो भी प्रेगनेंसी की तरह ही होते हैं। ठीक है, तो यही हो जाते हैं, जिसमें कि ग्रेप लाइक जो ग्रेप होते हैं ना, अंगूर के गुच्छे की तरह जो होते हैं वो सिस्ट फॉर्म, यानी कि जो ये फॉर्म मतलब जो मास बन जाते हैं, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है टिश्यूज़ की, उसी को बोलते हैं। ठीक है, जिसको कि लगता है कि प्रेगनेंसी है, मदर को ऐसा फील होता है, तो एससीजी का लेवल बढ़ जाएगा, और पहले से उसकी हिस्ट्री में हाइपरमेसिस ग्रेविडम रहा है, यानी कि जब वो पहली बार प्रेग्नेंट थी या कभी रही होगी, तो या फिर उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री है उसमें भी होता होगा, तो उसमें उससे भी ये प्रॉब्लम आती है फिर उसकी जनरेशन में, या फिर मदर को पहले रहा होगा तो उसको फिर उसके बाद दूसरी में भी ये वाली प्रॉब्लम रहती है। यंग एज है उसकी तब भी होगा, और अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसमें भी बहुत कॉमन होता है फर्स्ट प्रेगनेंसी में, और अगर उसका जो लो बॉडी मास इंडेक्स है तब भी होगा, यानी कि लेस देन 18.5, यानी कि वो बहुत वीक है, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो बहुत कमज़ोर है। ठीक है ना, उसका जो बॉडी मास है वो लेस देन 18.5 है, तो भी ये प्रॉब्लम आती है। फैमिली हिस्ट्री में जैसे मैंने बताया भी कि ऐसी कोई हिस्ट्री में रहा हो फैमिली में, उसमें भी तब ये होता है। अब इसके साइन और सिम्टम क्या होते हैं, यानी कि लक्षण देखें तो इसमें एक तो वॉमिटिंग कंटिन्यूस होगी, यानी कि कुछ भी वो मुंह में रखेगी तो उसको वॉमिट हो जाएगी, मतलब वो कुछ भी उसको डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, वॉमिट आने लगेगी देख के ही, और पुअर एपेटाइट, यानी कि उसकी जो भूख होगी वो बिल्कुल ख़त्म है, समझो उसे भूख भी नहीं लगेगी। अगर भूख नहीं लग रही है तो वो लेगी नहीं कुछ भी न्यूट्रिएंट, तो उसके बॉडी में क्या होगा, न्यूट्रिशन जो इनटेक होता है वो भी पुअर हो जाएगा, मतलब वो ठीक से उसका जो बैलेंस डाइट है वो भी नहीं होगी, न्यूट्रिशन उसको नहीं मिल पाएंगे प्रॉपरली। ठीक है, और उसका जो लॉस होता है मोर देन 25% ऑफ बॉडी वेट, बॉडी का वेट जैसे कम हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 25% से भी ज़्यादा। डिहाइड्रेट हो जाएगी, यानी कि बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट मतलब कम हो जाएगा उसके। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, जैसे हम आगे से देखते आ रहे हैं। एसिडोसिस हो जाएगा, किसकी वजह से, स्टारवेशन की वजह से। स्टारवेशन का मतलब होता है जब बॉडी में कुछ जाता ही नहीं है,
और बॉडी में कुछ इनटेक नहीं किया जा रहा, भूखी है, तब ये वाली प्रॉब्लम आती है एसिडोसिस की, ठीक है। अल्कलोसिस हो गया। एसिडोसिस का मैंने इससे पहले बता ही दिया कि एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। एल्कलोसिस का मतलब होता है कि जो HCl है वो कम हो जाएगा। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसके ये इसके वजह से भी ये वाली फीलिंग आती है वॉमिटिंग की, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो स्टमक का जो एसिड होता है वो भी कम हो जाता है। और अगर मदर को जॉइंडिस है सीवियर, तो भी ये वाली प्रॉब्लम आती है, पीलिया अगर उसको हो रहा है सीवियर केसेस में, ठीक है। लो यूरिन और यूरिन का आउटपुट उसको कम हो रहा है क्योंकि वॉमिट में ज़्यादा निकल के आ रहा है। रैपिड पल्स, उसकी पल्स भी बहुत तेज़ होगी, ठीक है, नॉर्मल से। और अगर आप चेक करेंगे तो ब्लड प्रेशर उसका कम हो जाएगा और हीमो कंसंट्रेशन हो जाएगा। हीमो कंसंट्रेशन का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सेलुलर एलिमेंट्स, ठीक है। जो सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं हमारे ब्लड में क्या हो जाते हैं, वो उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, उसके कारण प्लाज्मा का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। हीमो कंसंट्रेशन का मतलब जो ब्लड होता है उसमें अदर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट, जो एलिमेंट जो अदर सेलुलर एलिमेंट होते हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे प्लाज्मा का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। ब्लड यूरिया जो होता है वो बढ़ जाता है। नाइट्रोजन यूरिया जो होता है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट माने जाते हैं, वो ब्लड में ज़्यादा हो जा रहे हैं, ठीक है। और जो सीरम लेवल होता है वो कम हो जाता है। सीरम लेवल ऑफ सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जा रहे हैं, ठीक है। और द कंडीशन इज सेड टू बी माइल्ड। अगर हम उस कंडीशन को माइल्ड केस किसको बोलेंगे, जैसे कि कम प्रॉब्लम आ रही है जिसमें, उसको बोलेंगे माइल्ड। यानी कि उसमें क्या नहीं हो रहा, बॉडी का वेट कम नहीं हो रहा है और कोई डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा है, तो भी वो माइल्ड होता है। जैसे वॉमिट तो हो रही है लेकिन बॉडी वेट भी कम नहीं हो रहा और डिहाइड्रेशन वाले सिम्टम भी नहीं दिख रहे हैं, तो वो माइल्ड में आएगा, ठीक है। और मॉडरेट केसेस किससे बोलेंगे, जबकि डिहाइड्रेशन के साथ साथ सर्कुलेटरी से चेंजेस भी आ रहे हैं, यानी कि बीपी वगैरह भी कम हो रहा, ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड के उसमें जो देखा जा रहा है कि ब्लड सर्कुलेशन में कमी आ रही है, डिहाइड्रेट भी हो रही है, तो वो मॉडरेट में आएगा, ठीक है। बीपी भी कम हो रहा। सीवियर केसेस किसको मानेंगे, जिसमें भी बायोकेमिकल चेंजेस हो जाते हैं विथ कॉम्प्लिकेशन, यानी कि कुछ कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ ये जो बायोकेमिकल चेंजेस की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो रहे हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो भी ये वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब क्या हो गया कि रासायनिक जो परिवर्तन हो रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि जो कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें कि ये बायोकेमिकल चेंजेज होते हैं, जिसके वजह से जो होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, ठीक है। यानी कि एसिडोसिस मतलब कि बढ़ रहा है इसका वो, यानी कि जो पीएच का लेवल होता है वो 7 में अच्छा काम करता है, लेस देन 7। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी ठीक से काम नहीं कर पाएगी, तो वही हो रहा है। यूरिनलाइसिस अगर अब इसका इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन का मतलब कुछ जांचें होती है, पता लगाते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। तो यूरिन एनालिसिस में क्या मिलेगा, यूरिन की जांच की जाएगी। उसको यूरिन की जांच को एक तो फिजिकल करेंगे, यानी कि देख के उसको चेक करके उसकी अमाउंट, उसकी कलर्स, ये सब होता है, स्मेल। और एक होता है केमिकल, जिसमें कि केमिकल के थ्रू उसको क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। और एक होता है माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाएगा कि उसमें क्या डिजीज़ कंडीशन है और कौन से ऐसी ड्रग की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। फिर है क्वांटिटी देखी जाएगी, तो वो स्मॉल होगी, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में यूरिन होगा। अगर यूरिन हो रहा तो बिल्कुल डार्क कलर में होगा, यानी कि डार्क येलो होगा, ब्राउनिश हो सकता है, ठीक है। और जो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी विथ एसिड रिएक्शन, ठीक। और जो एसीटोन होगा उसकी अगर यूरिन टेस्ट करेंगे तो उसमें एसीटोन, प्रोटीन और बाइल पिगमेंट देखने को मिलेंगे। और जो उसका ये डिमिनिश हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ क्लोराइड भी कम हो जाएगा। अब इसके इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू देखें तो जो बायोकेमिकल सर्कुलेटरी चेंजेस में क्या होगा कि जो लेवल ऑफ सीरम इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड जो होता है उसका लेवल चेंज हो जाएगा, ठीक है। और सीरम जो होता है TS3 और TS4 का लेवल भी इरेगुलर हो जाएगा। ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी करेंगे इसमें, जो कि सीवियर केसेस में क्या होगा, जो रेटिनल हेमरेज देखने को मिलेगा रेटिना में, ठीक है। यानी कि आई में जो होता है रेटिनल हेमरेज हुआ होगा अगर ऑप्थेल्मिक स्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद अगर ECG करेंगे तो एबनॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल, यानी कि किस में करेंगे, जिसमें एबनॉर्मल सीरम लेवल पोटेशियम लेवल आया, ब्लड शुगर जब ब्लड टेस्ट जब किया तो ECG का लेवल फिर करना पड़ेगा, ठीक। अब है कॉम्प्लिकेशन।
यानी कि क्या और परेशानी उससे हो सकती है आगे को। तो सर्कुलेटरी चेंजेज हो जाएगा, जैसा हमने अभी पढ़ा। जॉइंडिस हो जाएगा ड्यू टू द लिवर इन्वॉल्वमेंट, लिवर का इन्वॉल्वमेंट है तो जॉइंडिस भी हो रहा है। रेटिनल हेमरेज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ब्लड के सर्कुलेशन में ज़्यादा चेंजेज आ रहे हैं। और वर्क इसमें जो वर्निक्स इंसेफेलोपैथी हो जाएगी। इसका मतलब होता है जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है वर्निक्स इंसेफेलोपैथी, जिसमें कि क्या होता है कि जो अपथॉल्म ये हो जाएगा, इसमें निस्टाग्मस हो जाएगा और अटेक्सिया हो जाएगा और कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। निस्टाग्मस का मतलब होता है कि जो हमारे ये जो नर्व्स होती हैं उसमें जो बॉडी की जो नर्व्स होती हैं हमारी, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अटेक्सिया हो जाएगा, मतलब हमारे जो कोऑर्डिनेशन नहीं मिल पाएगा हमारा मसल्स का, ठीक है ना, हमारे ब्रेन के साथ में, और कन्फ्यूज़न भी रहेगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इसमें ये हम कंटिन्यू करते हैं कॉम्प्लिकेशन, तो क्या होगा कि कोरासकॉफ सिंड्रोम हो जाएगा। कोरासकॉफ सिंड्रोम का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसमें क्या होता है, डिसओरिएंटेशन होता है, यानी कि इसमें मेमोरी लॉस हो जाती है। कहने का मतलब मेमोरी का डिसऑर्डर होता है, उनको ठीक से याद नहीं रहता है क्या मैंने बोला था, क्या मुझे कुछ भी ज़्यादा याद नहीं रहता। क्यों होता है? क्योंकि उनको विटामिन बी, जो विटामिन B1 होता है, उसकी डिफिशेंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, इसके वजह से ये होता है। या फिर जो अल्कोहलिज्म होती है, यानी कि जो प्रेग्नेंट मदर अल्कोहल ले रही होती हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और रीनल इनसफिशिएंट, यानी कि किडनी की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी फेल हो सकती है, ठीक है, और किडनी अपना काम प्रॉपर नहीं कर सकती है। पॉलीन्यूराइटिस हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि जो पेरिफेरी नर्व्स होती हैं थ्रू दी बॉडी, वो जो होती है माल फंक्शनिंग हो जाती है, मतलब ठीक से काम नहीं करती है। डिलीरियम हो जाता है, जिसमें कि मेंटल स्टेट इन विच द यू कंफ्यूज डिसऑर्डर, मतलब जो डिलीरियम तो सबको पता है, जिसमें कि कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूज से रहते हैं और डिसओरिएंटेड रहते हैं, ठीक है। इसमें सोचने समझने की शक्ति उतनी नहीं रहती, तो डिलीरियम होता है, यानी कि ज़्यादातर ये ओल्ड पर्सन को होता है। तो इस तरीके के सिम्टम भी आ सकते हैं वुमेन में, ठीक है। कोमा में जा सकती है अगर बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन उसको हो रही है, जो हमने आगे देखा था कि अगर वो सीरियस कंडीशन में है तो उसमें जो होता है कोमा में जा सकती है और उसकी डेथ भी हो सकती है, उसको टाइम से कंट्रोल नहीं किया गया तो, ठीक है। अब इसके मैनेजमेंट क्या होते हैं कि जो वुमेन होती है उसको एडमिट करना चाहिए हॉस्पिटल में, हाइपरमेसिस ग्रेविडम वाली को, अगर वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो। और इनिशियली जो होता है नोटिंग इज़ गिवन बाय माउथ एट लीस्ट 24 आवर्स, ठीक है। मतलब जब जब उसकी वॉमिट को रोक भी रहा है तो उसमें एटलीस्ट 24 आवर्स तक का उसको कुछ नहीं देना है बाय माउथ, और वॉमिटिंग के समय भी नहीं देना, उसके बाद में भी नहीं देना 24 घंटे तक का। और जो हाइपोवोलेमिक और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो उसको क्या करना चाहिए, करेक्ट कराना चाहिए, उसको सही करना चाहिए। ये जो इम्बैलेंस हो रहा है उसको क्या करना चाहिए, इंट्रावीनस फ्लूइड स्टार्ट करना चाहिए, जो कि IV फ्लूइड होता है वो उसको देनी चाहिए। मतलब वो कितनी देनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेट, यानी कि लगभग 3 लीटर फ्लूइड उसको देना चाहिए, ठीक है, 24 आवर्स में, यानी कि 24 घंटे में 3 लीटर फ्लूइड उसको ये जो बाय IV देना चाहिए, ठीक है, मतलब फ्लूइड चढ़ना चाहिए, जिसमें से कि हाफ तो होते हैं 5% डेक्सट्रोज होना चाहिए और हाफ जो होती है वो रिंगर सोल्यूशन होने चाहिए। जो ये 3 लीटर में से आधा 5% और आधा रिंगर सोल्यूशन देना चाहिए 24 आवर्स में, ठीक है। और एक्स्ट्रा अमाउंट क्रिस्टलॉइड भी देना चाहिए उसको, जो कि इक्वल होना चाहिए किसके, वॉमिट और यूरिन आउटपुट के, यानी कि इनटेक आउटपुट चार्टिंग करते समय जो भी आउटपुट हो रहा है उतना ही उसको क्या देना चाहिए, क्रिस्टलॉइड देना चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो होता है एंट्रल न्यूट्रिशन भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसमें जो होता है इसके थ्रू नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाली जाती है नोज़ के थ्रू स्टमक में, और फिर उसको कुछ मैंने इसको लिक्विड में देना पड़ता है, तो उससे वो वॉमिट उसको नहीं होगी। मदर शुड बी इनकरेज, और मदर को इनकरेज करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करे और एक सिंगल रूम में वो रह के अपने को ज़्यादा रेस्ट में रखे, ठीक है। और वुमेन को प्रिस्क्राइब करनी चाहिए माइल्ड सेडेटिव, ये डॉक्टर करते हैं कि जो उनको माइल्ड सेडेटिव भी देते हैं, जिससे कि वो हल्की से उनको नींद वीद आ जाए, जिससे कि वॉमिट की उनको ना हो। जब ये तब देते हैं जब मदर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है, बहुत ज़्यादा वरी हो रही होती है, तब देते हैं, ठीक है। और इसमें सपोर्टिव साइकोथेरेपी देते हैं और काउंसलिंग करते हैं उनकी, ठीक है। और इसमें बिफोर इंट्रावीनस फ्लूइड जो होता, जब इंट्रावीनस फ्लूइड को जब स्टॉप करना होता तो उससे पहले उसको क्या करेंगे, कुछ फूड देंगे बाय ओरली,
तो उससे ये देखा जाएगा वो पचा पा रही है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले उसको कार्बोहाइड्रेट फूड देंगे, जिसमें कि बिस्किट हो गए, ब्रेड हो गया, टोस्ट हो गए, तो ऐसी चीज़ें देते हैं उसको, ड्राई बिस्किट्स वगैरह बाई माउथ, जिससे कि वो उसका ये वॉमिटिंग का सेंसेशन ना आए। और जो स्मॉल पैलेटेबल जो फूड होता है वो उसको देते हैं, मील, यानी कि उसका मतलब हुआ जो भी उसको पसंद है, यानी कि जो उसको लाइक कर दे वो उसको देना चाहिए रेगुलर इंटरवल पे, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर पे, ठीक है, और बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी पे, जो कि मदर को क्या करेगा, एपेटाइट को रीगेन करने में हेल्प करेगा, यानी कि उसकी दोबारा से भूख जागेगी और वो धीरे धीरे फिर उसको फुल डाइट में लाना चाहिए, ठीक है। और उसको मदर को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि जो मतलब उसको ये बताना चाहिए कि जो डाइटरी रिकमेंडेशन है, मतलब उसमें हम क्या देंगे उसको देंगे कि अवॉइड करे वो फैटी जो फूड है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी और फैटी फूड उसको नहीं लेने चाहिए। और उसको प्रिस्क्राइब प्रिजर्व जो फूड होते हैं ना आइटम, थैली वाले जो होते हैं, जो वो पैकेट में होते हैं, वो वाले फूड को उसको बंद करवाना चाहिए, जो कि प्रिजर्व रखे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें मेडिकेशन का भी कुछ रोल होता है। तो इसमें एंटी एमेटिक, जैसे हमने बताया कि उल्टी रोकने वाली गोली जो होती है स्टेमेटिल होती है 5 mg की, दिन में 2 बार दे सकते हैं उसको। और फिनारगन उसको देना पड़ता है 25 mg का, जिससे कि उसको थोड़ा आराम हो जाए और हेल्पफुल करना, ताकि उसको वो नोजिया और वॉमिटिंग ट्रीट करने में हेल्प मिले, ठीक है। और हाइड्रो कॉर्टिजोन 100 mg देना है आईवी के थ्रू, यानी कि उसको डायरेक्ट ना देके बॉटल के थ्रू उसको देना है इन केस ऑफ हाइपोटेंशन, अगर उसका बीपी बहुत कम हो रहा है और इन उसको वॉमिटिंग कंटिन्यू हो रही है, तब उसको ये हाइड्रोकॉर्टिजोन देना है कम से कम 100 ml, ठीक है। और जो ओरल पेडनिसोलोन भी देना उसको, अगर सीवियर केस मतलब सीवियर केसेस, ठीक है। ये बेटा ये सीविन 7 नहीं है, सीवियर है, सॉरी, ये इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देने हैं मदर को, जिसमें कि विटामिन B1, B6, B12, विटामिन सी, इनकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम देखने को अभी हमने आगे पढ़ी थी, तो ये ना हो प्रॉब्लम, तो इसके लिए उसको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट भी देना चाहिए, ठीक है, जो कि हेल्प करेगा उसको इन सब चीज़ों को जो हमने अभी पढ़ी थी उसको सबसाइड करने में, ठीक है। और मॉनिटर करना चाहिए उसकी रिकवरी की कैसी हो रही है, चेक करें उसको, रिकॉर्ड करें उसका टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, दिन में 2 बार एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद उसके इनटेक आउटपुट चार्ट को मेंटेन करना है और उसमें नोट करना है कि जो भी एसीटोन, प्रोटीन और बाइल यूरिन में कितना है, यूरिन टेस्ट करना है उसका, तो उसको जो भी आया उसका रिजल्ट उसको चार्ट में लिखना है, उसको डॉक्यूमेंट करना है। और मॉनिटर करना है ब्लड केमिस्ट्री लेवल, उसका एससीजी रिपोर्ट देखनी है बढ़ा है कि नहीं है। अगर पोटेशियम लेवल जब कब देखनी है, जब पोटेशियम का लेवल एबनॉर्मल होगा, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के भी उसको बताना है मदर को, अगर उसका जो सीवियर केसेस वाला जॉइंडिस है पेशेंट को, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीवियर पीलिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसकी पीलिया का जो लेवल है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो जो प्रेगनेंसी वो कंसीव की है उसको भी हटाने के लिए, उसको डिस्कार्ड करने के लिए बोलना पड़ेगा, ताकि और उसमें जॉइंडिस के साथ साथ परसिस्टेंट एल्ब्यूमिनिया, मतलब उसको एल्ब्यूमिन भी ज़्यादा है, न्यूराइटिस हो रही है उसको, और नर्व मतलब न्यूराइटिस का मतलब वही है जो नर्व में जो होता है माल फंक्शनिंग हो जाती है ना, हमारे जो हाथ पैरों की नर्व वगैरह होती है उसमें, तो उसके वजह से भी ये अलग करके इसको करना है, ठीक है। एंड और उसके बाद टू रिवर्स द कंडीशन एंड प्रिवेंट मैटरनल मोर्टेलिटी, ठीक है। और ये सब करने के बाद क्या कर सकते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी को कम कर सकते हैं। तो मोर्टेलिटी को कम करने के लिए हमें उसकी प्रेगनेंसी को क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेट करवाने के लिए उसको सजेस्ट करना पड़ेगा, अगर उसकी एल्ब्यूमिन ज़्यादा है, पॉलीन्यूराइटिस है, और उसको जो है मैटरनल मोर्टिलिटी उसकी कम हो, तो इसके लिए ये सब करना पड़ेगा। अब इसमें लास्ट में हम नर्सिंग प्रोसेस बनाते हैं, जैसे हर डिजीज़ के बाद, तो असेसमेंट में ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं कि उसको जो होती है वॉमिटिंग हो रही है और डिहाइड्रेशन है, कीटोसिन कैटिनोरिया असिस किया, उसमें डिहाइड्रेशन, एपिगैस्ट्रिक पेन और ड्राउजीनेस, कन्फ्यूज़न, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। गोल में लिख सकते हैं कि इज़ वेल डिहाइड्रेटेड करना है आपको, और मदर को इंश्योर करना है कि वेल डिहाइड्रेट हो एंड नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट वैल्यूज़ हों उसकी, और वर्बलाइज फीलिंग उसको जो होता है वर्बली उसको जो होता है इनक्रेज करना चाहिए, ताकि वो जो होती है घबराए ना
और वर्बलाइज नॉलेज ऑफ नीड, और उसको फूड के बारे में भी, जो फ्लूड है उसके बारे में बताना है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, ठीक है। और नर्सिंग डायग्नोसिस में ये सारे नर्सिंग डायग्नोसिस है। इंजरी का रिस्क फॉर इंजरी हो सकती है उसको, इन्फेक्शन हो सकता है, एयरवे क्लियरेंस का इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस होगा, रिस्क फॉर एस्पिरेशन होगा, ये सारी प्रॉब्लम उसको होगी, ठीक है। एंजाइटी भी रहेगी प्रेगनेंसी किसी में। प्लानिंग में वही है जो हमने आगे मैनेजमेंट में देखा कि आईवी फ्लूइड को उसको देना है, आईवी चाहे ओरल फ्लूइड देना है उसको, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रीएस्टैब्लिश करने के लिए, और उसको क्रिएट करनी है अपॉर्चुनिटी की मदर जो है वो वुमेन टू एक्सप्लोर आउट फीलिंग, अपनी मदर, उसकी मदर को, मतलब जो बेबी, मतलब जो मदर अभी कंसीव की हुई है, प्रेग्नेंट मदर है, तो उसको क्या करनी है, इस तरीके से मोटिवेट करना है ताकि वो अपनी फीलिंग को बता पाए, एक्सप्लोर कर पाए, और उस अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता पाए, अपनी कोपिंग एबिलिटी के बारे में, ठीक है। और उसको टीचिंग प्रोवाइड करनी है कि नीड फॉर फ्लूइड एंड डाइटरी चेंजेस, क्या क्या डाइट में चेंज करना है, पानी कितना लेना है, ये सारी बातें उसको बतानी है। फिर इम्प्लीमेंटेशन में क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है पेरेंटल फूड, जैसे आईवी फूड, विटामिन और सडेटिव प्रिस्क्राइब करने हैं, उसको बताने हैं कि ये सब लेनी है, कौन कौन से फ्लूड लेने हैं। मॉनिटर करना है इनटेक आउटपुट चार्ट डेली, जिससे कि हम उसको उसी के अकॉर्डिंग फ्लूड दे पाएँ, और उसके वेट डेली लेना है, आउटपुट डेली देखना है, इनटेक आउटपुट चार्ट स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। स्टेट ऑफ उसकी जो डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन की स्टेटस को ऑब्जर्व करना है, असेस करना है। एंड बिगिन एंड फीडिंग स्लोली विथ फन विथ फ्लूड होगा यहाँ पे, कंफ्यूजन ये यहाँ पर भी स्पेलिंग मिस्टेक है। फ्लूड के साथ उसको क्या करनी है, फीडिंग स्टार्ट करनी है, और प्रोग्रेस टू 6 स्मॉल फीडिंग इन अ डे, और एक दिन में कम से कम 6 स्मॉल फीडिंग देनी है। और उसको साइकियाट्रिक जो कंसल्टेंट है वो भी उसको करवाने हैं, ताकि वो उनसे मिलके क्या कर सके, परामर्श प्राप्त कर सके, नॉलेज ले सके। तो थैंक यू गाइज़, यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक तो बनता है, तो जाते जाते लाइक करना मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।